बच्चों सी टेट की परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। इसको कैसे सॉल्व करें, यूनिट वाले क्वेश्चन होते हैं, यूनिट जानना जरूरी रहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है कहा जा रहा है। सही नहीं है, इसके लिए आप चेक करेंगे। पहले लिखा गया 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट। 3 घंटे 14 मिनट, 3 घंटे का मतलब कितने मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 60 से गुणा करेंगे और प्लस 14 मिनट, ये हो जा रहे हैं 180 और प्लस 14, ये बन जा रहा है 194 मिनट। बिल्कुल सही है। अगला चेक करेंगे 2 किलोग्राम 30 ग्राम। 2 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम को हम चेक कर रहे हैं, ये 2000 ग्राम वो प्लस 30 करेंगे तो ये 2030 ग्राम, ये भी बिल्कुल सही विकल्प है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर लिखा गया है। 3 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है कितना? 1000 ml, तो 1000 ml होता है और 3 लीटर लिखा गया है, तो 3 गुणा 1000 और प्लस 80 मिलीलीटर करेंगे तो ये बनना चाहिए 3080 मिलीलीटर, जो कि लिखा हुआ है 380 मिलीलीटर। ये ऑप्शन गलत है। कौन सा सही नहीं है चुनना था, ये निकल के आ गया सही नहीं है। फिर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.01 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, क्या दोनों बराबर होंगे? 10 सेंटीमीटर भुजा वाला यदि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर लंबाई है। 100 सेंटीमीटर लंबाई, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई जो है 0.01 मीटर, इसका मतलब हम कहेंगे इसको 1 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही होगा। 10 तो हम 100 और इधर से भी 100 कम 100, तो ये भी विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है क्या, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8 गुणे 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप है? किसके अधिक समीप है, इसका मतलब लगभग में मान आएगा और वही जो है समीपतम मान होगा इसमें से। तो कैसे चेक करेंगे? घनाकार आकृति है और घनाकार आकृति है तो घनाकार आकृति का जो आयतन होता है, ये हम देखें तो होता है आपका घनाकार आकृति जो आपकी होती है उसका जो आयतन निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। घनाकार आकृति का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई किया जाता है। अब यहाँ पर उसका आधार वर्गाकार है। आधार कैसा है? वर्गाकार है, क्योंकि दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो वर्गाकार हो जाएगा। 8 है। डिब्बे में जूस की गहराई मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी हो जाएगी। तो इस टाइप से हम यदि ज्ञात करें तो ये पता चलेगा कि यहाँ पर 1 लीटर जूस का डिब्बा है, तो 1 लीटर में जो होता है आप जानते हो 1000 ml होता है, तो 1000 ml के ये बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है। इसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई आपको नहीं पता है, जो कि गहराई है। गहराई मतलब कि ऊंचाई, हाइट की बात की जा रही है। इसको यदि निकालें तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से डिवाइड करेंगे और हमको ये मिल जाएगा, तो यहाँ से 8 64 हो गया। ठीक है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 64 से एक बार में जाएगा। एक बार में आपके 2 ऑप्शन, या तो 16 या तो 18 होगा। अब देखिए एक बार में जा रहा है तो आपका जो बच रहा है वो बच जा रहा है भाई 64 एकम 64, यदि हम लगा देंगे तो 36 बच जाएगा, 360 आगे हो जाएगा। ठीक है। 360। अब अगर 64 का पहाड़ा हम लगाएं 360 में तो ये आपका जाएगा किसके करीब में? ये जाएगा 5 बार के करीब में। इसका मतलब सही उत्तर जो होना चाहिए वो 16। आगे करने की जरूरत नहीं, दशमलव में 15 दशमलव कुछ करके आएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है।
कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मल सा सवाल दिया गया है। कह रहे हैं कि 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 6251 लिखा है, इसमें 5 का स्थानीय मान यदि निकाला जाए तो ये 5 0 50 हो जाएगा। इसमें यदि निकाला जाए तो 500 हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें निकाला जाए तो ये 5000 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि भाई इनका योग अगर करेंगे तो 5550 बनना है। 5550 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। स्थानीय मान का मतलब किस स्थान पर वह अंक है। यहाँ पर देखिए दहाई पर है, यहाँ सैकड़े पर और यहाँ 1000 पर है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका स्थानीय मान 5000, इसका 500 और इसका 50 योगफल पूछा गया है। तो यदि हम इसको योग करें तो हमको मिल जाना है 5550। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, कहा गया है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भाग 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड मतलब यहाँ पर कहा रहा है HCF, ठीक है। गुणनखंड फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। यहाँ पर देखिए 21 और 49 के बीच 7 के गुणज, 21 और 49 के बीच जो 7 के गुणज होंगे, ठीक है, 49 के बीच जो 7 के गुणज होंगे वो कौन से होंगे। देखिए 7 का पहाड़ा ही चल रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि 21 तो हो गया और 7 × 21 होता है, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 और 7 सती 49। तो इनके बीच जो आए ये 28, 35 और 42 ही आए हैं, जो कि 7 के गुणज हैं। 7 के गुणज होने का मतलब 7 से विभाजित हो रहे हैं ये सारे। और ये इनका योगफल यदि हम करेंगे तो 8 2 10 5 15, ठीक है। और यह हो गया 5 3 8 और 2 10, 105 भाग कर देना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। 25 और 30 का जो HCF लोगे तो वो आ जाएगा कितना, 5। इसको भाग कर देना है 5 से। अब हमको उत्तर क्या मिलेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, मतलब कि 21 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए रेलगाड़ी वाला प्रश्न, इसमें टाइम पूछा जाता है और ये टाइम वाला जो क्वेश्चन है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार आता है, ज़रूर आता है। इसको करना सीख लीजिए। एक रेलगाड़ी कह रहे हैं एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय कितना है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो 6:14 हुआ है और यदि 6:14 में हम जोड़ दें 13 घंटे 48 मिनट तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर मिनट हो जाएंगे 8 4 12 और 4 1 5 और 1 6, और यहाँ पर मिलेगा 13 और 6 आपका 19, ठीक है। 13 और 6 19। यहाँ पर देखिए ये 19 घंटे 62 मिनट मिल रहा है। ये 62 मिनट जो होता है इसको अगर देखा जाए तो 60 मिनट का 1 घंटा और 2 मिनट अतिरिक्त हैं। तो 60 मिनट का 1 घंटा है तो इधर, तो इसका मतलब 20:02 हुआ होगा। और 20:02 का मतलब होता है ये अभी शाम के 8:02 हो रहा है, ठीक है। और ये ऑप्शन आपको मिल जा रहा है ऑप्शन ए, 8:02 PM, ठीक है। शाम का समय हो रहा 20:02 शाम को बजता है। ये जो समय दिया गया है सुबह का दिया गया है। 24 घंटे के फॉर्मेट में अगर देखेंगे तो 20 का मतलब 8 बज रहा है शाम का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमको करना क्या होता है, जो संख्या दी गई है इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का सबसे सरल तरीका है, आप इसको सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। भाग दीजिए तो आप 2 से भाग अगर करते हैं इसको तो 2 चौके 8, 2 8 16। आप फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। आप फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पर 12, फिर से 2 से करेंगे 6, फिर से 2 से करेंगे तो 3,
फिर से 3 से करना है। तो 1 2 3 4 5, 2 की घात कितना आ रहा है 5 और इंटू 3 की घात 1 आ रहा है। हमने घात में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी के ज़रिए हम योगफल ज्ञात करते हैं। जब भी आपको गुणनखंड पता चल जाए और उनकी घात पता चल जाए तो आपको करना क्या है समझिएगा। आपको करना ये बस होता है कि जितनी भी घात लगी हुई है उससे एक घात बढ़ा दीजिए। 2 की घात कितना कर देंगे 6 और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। 2 की घात 5 लिखा था हमने, 2 की घात 6 लिखा और उसमें से 1 माइनस कर दिया। और अपॉन में अगर आधार 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर 1 कम करके लिखेंगे, कहने का मतलब 2 है तो 1 लिखेंगे। इनटू अगली घात देखेंगे 3 की घात 1 है तो 3 की घात 2 लिखेंगे माइनस 1। 3 लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 कम करके लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये योगफल ज्ञात करने का तरीका होता है। गुणनखंडों का योगफल इससे पता चलता है। तो आप 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, तो 2 की घात 6 का मतलब ये होता है कि 2 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6 बार। जैसे यहाँ पर देखें 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। 2 की घात 6 का मतलब 64। 64 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 63 गुणा 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 की गुणा 2 बार, 3 तिया 9 हो गया और 9 हो गया तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 8/2 का मतलब हो गया यहाँ पर 4। तो 4 तिया 12 और 4 छंग 24 हो जाएगा और 1 25। 252 राइट आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन बी 252। समझ पाए हैं। गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या भी पूछी जाती है क्वेश्चन में। अगर संख्या ज्ञात करनी होती तो हमको केवल जो पावर लिखी है, जैसे 5 पावर थी तो हम इसको लिख लेते 6 और 1 पावर थी तो इसको लिख लेते 2 और गुणा कर देते तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाती 12 आ जाती। क्लियर है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना तो ठीक है, लेकिन अगर योगफल पूछा जाता है तो आप ये तरीका अपनाएंगे और आपको गुणनखंड का योग पता चल जाएगा। क्लियर है।